तो प्रीवियसली हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट किया था। तो एंजाइम एक्चुअली में काम कैसे करते हैं इसको समझने के लिए कुछ चीज़ों को हम लोग रिकॉल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये जानते हैं कि एंजाइम क्या होते हैं। दे आर एक्चुअली अ बायोकैटालिस्ट which are responsible for speeding up the reaction, यानी वो रिएक्शन को फास्ट करते हैं। ये हम लोगों ने बात की थी। और अगर आप लोग इसको देखें कि सपोज एक सबस्ट्रेट है A या रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट बन रहा है B, और मैंने कहा कि इस रिएक्शन की जो डेल्टा G वैल्यू है वो नेगेटिव है, तो आई होप आप लोग इससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये जो डेल्टा G वैल्यू अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब यही होगा कि ये रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस है और फेवरेबल है। इस रिएक्शन को देखकर क्या आप ये पता लगा सकते हैं कि ये रिएक्शन कितने दिनों में कंप्लीट होगा? ये सभी लोग आंसर दें। कितना टाइम लगेगा इसको कंप्लीट होने में? ये नहीं बता सकते, पर आप क्या ये बता सकते हैं फॉर वेरी श्योर या 100% श्योर ये भी नहीं बता सकते कि ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ओके, तो अगर सपोज एक आपने वुड लिया है तो वुड जो है कुछ दिनों बाद बिल्कुल डिस्ट्रॉय होके वो फिर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये या वाटर है, अगर आइस फॉर्म में, क्रिस्टलाइज फॉर्म में है तो वो मेल्ट हो जाएगा। या जो पेपर है, ये पेपर है, आप इसको पेपर है वो ऐश हो जाएगा कुछ दिन बाद। तो ये क्या सभी रिएक्शन जो है ये सभी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है? सो दीज ऑल आर नॉट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो सबसे पहली बात तो यानी कि ये समझनी है कि एक्चुअली में मीन्स कोई भी पेपर है या जो वुड है वो कभी ना कभी CO2 या वाटर में बदल जाएगा, या ये पेपर बर्न हो जाएगा समथिंग, राइट, ये आइस मेल्ट हो जाएगा, राइट। तो ये एक्चुअली में मुझे नहीं पता आप लोग नो क्यों बोल रहे हैं, बट एक्चुअली में ये सभी क्या है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अगर ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो बाकी की चीज़ें समझ में आ जाएगी। इसलिए ये टॉपिक समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी ना कभी, यानी कि आपने पेपर को रख दिया है या वुड ही है वो रखा हुआ है, तो कभी ना कभी वो क्या होगा? वो उसमें बदल जाएगा, ठीक है। हाँ, बहुत सारा टाइम लगेगा पर कभी ना कभी तो वो होगा ही। यानी इन सभी रिएक्शन ये हमें ज़रूर बताते हैं कि ये सभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हैं, फेवरेबल हैं, कभी ना कभी तो होंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत समय लगेगा, ठीक है। समय ना लगे तो आप क्या कर सकते हैं? जैसे तो आप इनको एनर्जी दे दो, आप इनको माचिस लीजिए और आप उसको जला दीजिए, वुड को लीजिए आप उसको बर्न कर दीजिए, राइट। आइज़ आपके पास है, आपको लग रहा है कि अभी मेल्ट जल्दी नहीं हो रहा है तो थोड़ा हीट कर दीजिए तो हो जाएगा। तो यानी सभी जो हैं वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हैं। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कभी ना कभी तो वो होंगे, आइस कभी ना कभी तो मेल्ट हो जाएगा, बट पॉइंट ये है कि कितना टाइम लगेगा, बहुत समय लग सकता है, बहुत ज़्यादा। अब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आयरन की रस्टिंग हो जाती है, तो रस्ट जो लग जाता है वो कब लगता है? जब एयर या वाटर के एक्सपोजर में जब आयरन आता है, लोहा आता है, तो धीरे धीरे रस्टिंग शुरू हो जाती है। तो अगर आप कहें कि तुरंत, तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। टाइम या रिएक्शन फास्ट या स्लो वो डेल्टा जी नहीं बता रहा है। ये थर्मोडायनामिक्स में भी हुआ, इसीलिए पहले इतना डिस्कशन होता है। तो ये पहले भी वहाँ डिस्कस हो चुका है। तो वो ना आपको टाइम के बारे में जानकारी दे रहा है और न ही रिएक्शन फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है। ये चीज़ें ऑन अ स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग समझ तो जाते हैं, पर फिर अप्लाई करना होता है तो वी मिस्ड दोस पार्ट। सो व्हाट वी हैव कंक्लूडेड दैट अगर डेल्टा जी नेगेटिव लिख दिया तो दैट मीन्स वो स्पॉन्टेनियस और फेवरेबल होगा, यानी प्रोडक्ट उससे प्रोडक्ट तो बनेगा, पर कितने समय बाद में बनेगा या कितना समय लगेगा वो नहीं पता। और ये अगर हमने इसी रिएक्शन को कुछ इस तरीके से लिख दिया तो
आप कहेंगे कि शायद डेल्टा जी यहाँ पे पॉजिटिव है, तो क्योंकि एक्चुअली ये प्रोडक्ट तो ये है, बनना ये चाहिए था, बट शायद डेल्टा जी इज़ पॉजिटिव, इस वजह से ये क्या हो रहा है, अनफेवरेबल रिएक्शन है। अब यहाँ पे हो सकता है और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़े और फिर तब ये हो, तो यानी ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। ये क्यों ध्यान में रखनी होगी? क्योंकि जब भी हम लोग जब फ्री एनर्जी की बात होती है, तो यहाँ पे फ्री एनर्जी का यहाँ जो सेंस आ रहा है, यहाँ पे फ्री एनर्जी की जो बात हो रही है वो आपको क्या बता रहा है? कहने का सेंस यहाँ पे जो आ रहा है वो किस कंटेस्ट में हम लोग बात कर रहे हैं कि जब हम लोग एंजाइम की बात किए थे, इंट्रोडक्टरी जब हम लोग चल रहे थे, या जब भी एंजाइम का हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं कि एंजाइम है क्या, तो वहाँ पे दो तीन चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और हम लोगों ने अपनी फर्स्ट क्लास में भी मेंशन किया था कि एंजाइम कभी भी जो डेल्टा जी फ्री एनर्जी चेंज जो होता है इसकी वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, इस पर कोई चेंज नहीं आता। यानी ए से बी अगर कोई रिएक्शन कंडक्ट हो रहा है और उसकी डेल्टा जी वैल्यू मान लेते हैं -20 है, तो आप चाहे इसको एंजाइम की एब्सेंस में, मान लीजिए एंजाइम एक्स है, भले ही आप इसको यूज़ करें इस एंजाइम को या यूज़ ना करें, उसकी डेल्टा जी वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होगी, यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं, हमेशा क्या होगी, यही होगी। इसको ये चेंज नहीं करता है, यही हम लोगों को ध्यान में रखना है। इसलिए पहले अभी हम लोगों ने क्या रिकॉल किया कि पहले हम लोग इस बात को समझ जाएं कि हाँ रिएक्शन नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस होता है, बट यस अब उसको कितना फास्ट या क्या उसकी काइनेटिक्स है वो हमें नहीं जानकारी देता। एक एंजाइम के इंट्रोडक्टरी पार्ट में, क्योंकि आप लोगों के लिए ये जो 3 स्टेटमेंट है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बाकी तो हाँ एंजाइम बायोकैटालिस्ट है, वो स्पीड अप रिएक्शन को स्पीड अप करता है, और सेल्यूलर या लिविंग बींग्स में ये देखा गया है, या एंजाइम हम बायोलॉजिकल सेंस में हम एज अ कैटालिस्ट उसको यूज़ करते हैं, ठीक, तो वो तो अलग बात हो गई, बट दीज टर्म्स आर लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ हम लोगों ने क्या बात की थी, और हमने कहा था कि हम लोग बाद में इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी कि ये के इक्विलिब्रियम पर भी कोई प्रभाव नहीं डालता है, ये के इक्विलिब्रियम की वैल्यू पर भी कोई चेंज नहीं लाता है। इसका क्या मतलब है कि यानी ए से अगर बी बन रहा है तो हम लोग देख चुके हैं के इक्विलिब्रियम क्या होता है, दिस कंसंट्रेशन ऑफ दिस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ दिस। तो अगर यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट करें कि सपोज इट्स लाइक 2000, राइट, यहाँ पे 2000 इसका कंसंट्रेशन है, मोलार कंसंट्रेशन मान लीजिए बी का है, और जब भी ये रिएक्शन कंडक्ट हो रहा है तो मान लेते हैं ये 2000 बना, तब तक रिएक्टेंट कितना था, 20 मोलर था, ठीक है। अब उसके बाद अगर देखा जाए, चलिए 200 ले लेते हैं, तो उसके बाद अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, तो 10 आएगी यहाँ पे। पर ये जब रिएक्शन हो रहा था तब क्या था, तब आपने एंजाइम यूज़ नहीं किया था। इफ़ सपोज अब आपने एंजाइम यूज़ कर लिया है, जब आपने एंजाइम कोई डाला तो रिएक्शन क्या होगा, और तेज हो जाएगा। और तेज होने का मतलब क्या होगा कि मान लेते हैं पहले प्रोडक्ट जो है वो 2000 बन रहा था इतने कंसंट्रेशन का, अब लगभग जो है और इंक्रीमेंट हो गया है, वो इतना बन रहा है, तो ये भी उतना ही फोल्ड नीचे इंक्रीमेंट होगा, तो क्या हो जाएगा, 10 आएगा। तो यानी आपने एंजाइम यूज़ किया या एंजाइम यूज़ नहीं किया, इन दोनों ही केस में आपने देखा कि के इक्विलिब्रियम तो सेम रहा। तो हुआ क्या, रिएक्शन स्पीड अप होने के कारण जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन था या ए का कंसंट्रेशन था वो उसी अनुपात या उसी रेशियो में बढ़ रहे हैं। जब वो उसी रेशियो में बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, इक्विलिब्रियम सेम होगा। अब ये जो 2 सिचुएशंस हम लोगों ने डिस्कस की और जो हम लोगों को बहुत अच्छे से याद रखनी है कि एंजाइम डेल्टा जी हो या के इक्विलिब्रियम, रिएक्शन के इन दोनों ही फिनोमेना पे वो कोई भी चेंज नहीं लाता, ठीक है। इस पे ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम्स में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आए ही हैं, तो ऑब्वियसली, और इनका रिलेशन जो है वो हम लोग जानते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये दोनों ही रिएक्शन एक दूसरे के क्या हैं,
मतलब अगर देखें हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस भी की थी, राइट, आर्टरी लॉ के इक्विलिब्रियम। तो ये पूरा डिटेल्स हम लोग जो डिस्कस किए थे, आप इस चीज़ को भी, इस इक्वेशन को भी यहाँ इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट थर्ड जो आज हम लोग और डिटेल में देखने वाले हैं, दैट इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो एक पार्ट है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि एंजाइम लोअर करते हैं, तो पहली बात तो एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है, उसका क्या कोई रिलेशन है और गिव्स फ्री एनर्जी से, या एक्टिवेशन एनर्जी के बाद और क्या क्या प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से एंजाइम जो है अपने रिएक्शंस को स्पीड अप कर पाती है। तो हम लोग अभी इसको देखने वाले हैं, बट उससे पहले, इसको देखने से पहले थोड़ा अगर समझ लें तो हम लोगों को और क्लैरिटी हो जाएगी। सो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, अब आप देखें, आप लोगों ने अक्सर एंजाइम्स के चैप्टर में इस तरीके का डायग्राम देखा होगा। तो अगर सबसे पहला सवाल तो यही आ जाएगा कि एक्चुअली में ये जो हम लोग देख रहे हैं वो है क्या, ये कोऑर्डिनेट गिव्स फ्री एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम होता है। इस वाई एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या देख रहे हैं, डेल्टा जी, ठीक। यहाँ पे क्या है, ए, जो अभी हम लोगों ने देखा, तो ए हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, और यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक। अगर पूछा जाए कि आपने ये ऐसे क्यों नहीं बनाया, ऐसे भी तो ये बन सकता है, क्योंकि ये सब चीज़ें क्लियर करते चलिए, ये ऐसे भी तो बन सकता है, तो ये क्यों नहीं बनाया, राइट। तो अगर आप देखें, आप अगर बहुत सारे कॉन्सेप्ट को इसमें लिंक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पता है कि हम जब भी फ्री एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं तो ये दो पैरामीटर पे डिपेंड करता है, ठीक है, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। पर अभी हम लोग सिर्फ यहाँ की बात करें तो हम लोग और ये सभी तीनों ही क्या हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड करते हैं। जब भी आप एंट्रोपी देखते हैं किसी की, आपको प्रोटीन की बहुत अच्छे से आ गई है, तो हम इसी पे ही डिस्कस करेंगे, तो आप बोलेंगे यहाँ एंट्रोपी कम हो गई और यहाँ पे एंट्रोपी ज़्यादा है। उसी तरीके से जब हम लोग फ्री एनर्जी चेंज यानी डेल्टा वैल्यू की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग फ्री एनर्जी चेंज किसकी बात कर रहे हैं, यानी जी फाइनल माइनस जी इनिशियल, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि डेल्टा जी नेगेटिव आए, तो डेल्टा जी नेगेटिव आए तो कहने का सेंस क्या होगा कि यानी इनिशियल में जो फ्री एनर्जी है वो क्या होगी, लार्जर एंड पे होगी, और जो फाइनल होगा वो लोअर एंड पे होगा। यानी ये वैल्यू थोड़ी कम होनी चाहिए, ये वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, तब आपको क्या होगा, वैल्यू जो है नेगेटिव में आएगी। अभी इस ग्राफ में आप चाहे जो भी वैल्यूज़ अपने समझने के लिए इंटीग्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख रही हूँ 10, 20, 30, 40, ठीक है। तो अगर हमने कहा कि ए जो है उसकी फ्री एनर्जी, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो फ्री एनर्जी निकाली गई होगी H माइनस टी डेल्टा ऐसी निकाली गई होगी, तो यहाँ जो भी फ्री एनर्जी इसकी होगी तो वो कितनी दिख रही है हम लोगों को, लगभग 20, ठीक है। तो यानी और फिर जब रिएक्शन के बाद जब ए से बी बना, यानी दिस इज प्रोडक्ट ओनली, ए से बी बना, तो आप लोग आराम से बता सकते हैं कि जो फाइनल स्टेज में है वो क्या है, 10 है, और ये क्या है, इनिशियल में क्या थी फ्री एनर्जी, 20 थी, तो आपको क्या मिलेगा, -10। यानी आप इससे क्या पता लगा पा रहे हैं कि ये जो भी प्रोसेस है, यानी जो अभी आपने बताया कि ए से जो बी बन रहा है वो डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव है। तो ये रिएक्शन तो होगा, पर कितने समय में होगा ये तो नहीं पता, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, थोड़े थोड़े समय में होगा। पर इसको होने के लिए ऑब्वियस सी बात है, ये जो इस तरीके का इतना बड़ा जो ये पीक है ये उसको क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर अगर ये क्रॉस हो जाएगा कैसे भी करके, तो ये रिएक्शन होगा, वो भले ही कितना टाइम लग जाए। सो यहाँ से हमें तुरंत, जैसे ही आपने ये वैल्यू को, इसीलिए जब भी आप रिएक्शन कोऑर्डिनेट का डायग्राम देखेंगे तो आपको इस तरीके का मिलेगा, ठीक है। अब अगर अभी हम आपसे पूछें कि आप इसी कोऑर्डिनेट डायग्राम को देखकर बताइए क्या B से A बन सकता है,
तो हो सकता है आपका जवाब हो कि बी से ए तो बन नहीं सकता, क्योंकि ये तो बैकवर्ड रिएक्शन है और डेल्टा जी नेगेटिव है। बट थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हुए थोड़ा आप क्या बताएंगे कि जब हम यहाँ से जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो आप इसकी डेल्टा जी वैल्यू आप कैलकुलेट करिए। तो अगर जब अब आप कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या लेंगे, फाइनल क्या है यहाँ पे 20 हो जाएगा और इनिशियल क्या है 10 है। तो ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपको पॉजिटिव 10 आएगी। तो जब पॉजिटिव 10 आएगी तो यानी कि ये रिएक्शन जो है वो अनफेवरेबल है, यानी यू हैव टू पुट ऑन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर आप कुछ करना चाहते हैं या जो भी। तो ये फिर आपको क्या होगा, साफ दिखाएगा कि दिस इज अ काइंड ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ओके, पर इन जितना भी अभी हम लोगों ने देखा, इससे हम ये कंक्लूड तो कर पा रहे हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है डेल्टा जी की मदद से। दूसरी बात ये कि डेल्टा जी की जब भी बात हम कर रहे हैं तो फाइनल स्टेज और इनिशियल स्टेज की बात कर रहे हैं, ठीक। तो इसमें हमें कहीं भी ये पता नहीं चल रहा है किसी भी वैल्यूज़ में, चाहे फाइनल इनिशियल फाइनल माइनस करिए प्लस करिए, कि रिएक्शन ये वाला जो रिएक्शन है, अगर हम सिर्फ अभी ए से बी बनने की बात करें तो हमें अभी ये क्लैरिटी बिल्कुल हो ही नहीं रही है कि ये कितना फास्ट जा रहा है या कितना स्लो जा रहा है, ठीक है। ओके, तो हाँ, एक चीज़ और आपको, तो आपने क्या देखा कि ये जो आपको मिला यहाँ से लेके ये जो चीज़ आपको मिली, यानी ये -10 ही होगा। तो ये जो चीज़ आ रही है वो क्या है, आपकी डेल्टा जी वैल्यू, ठीक है। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, यानी ए को यहाँ फॉर्म बनने के लिए इतनी एनर्जी आपको देनी होगी, मतलब इसको इतनी एक्टिवेशन एनर्जी मिलनी चाहिए, तब जाके ये रिएक्शन भी हो पाएगा, ठीक है। सो आप अभी क्या बता सकते हैं, टू कन्वर्ट ए रिएक्टेंट टू बी प्रोडक्ट you have to give this much amount of activation energy. So activation energy is that minimum amount of energy which is required to conduct a reaction. तो अभी ये activation energy समझ में आई बात। और अब आप यहाँ से ये एक चीज़ निकाल सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, यानी कि ए से बी बनाने के लिए या तो आप एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरी कर दीजिए, इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरी कर दीजिए, ठीक है, और या तो एनर्जी दे दीजिए, और या तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी जो चाहिए उसको थोड़ी कम कर दीजिए। तो ये क्या हो सकता है, रिएक्शन ए से बी थोड़ा जल्दी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल पेपर या वुड या मेल्टिंग, जो भी हम लोग एग्जाम्पल दे रहे थे, वो होगा तो, पर अगर आपने बाहर से किसी भी प्रकार की उसको एनर्जी दे देंगे तो क्या हो जाएगा, वो तुरंत रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा। द मोमेंट यू पुट ऑन अ लाइटर, राइट, वो तुरंत जो है वो वुड जो है वो बर्न होना शुरू हो सकता है एंड यू कैन गेट द प्रोडक्ट, ठीक। तो ये दो मेथड्स हो गए हम लोगों के सामने, अब इसको याद रखना है, ठीक। तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये जो दो मेथड, क्या एक बताया एनर्जी रिक्वायरमेंट और एक किया कि आप एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दें, ठीक। तो एक्टिवेशन एनर्जी को, एक तो हुआ बाहर से एनर्जी देंगे, ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है, जो एंजाइम क्या यूज़ करता है, एंजाइम ये वाला पाथवे यूज़ करता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का मैकेनिज्म ढूंढता है, और उसी मैकेनिज्म को यूज़ करके वो क्या यूज़ कर रहा है, वो ये यूज़ कर रहा है। ये यूज़ करते हुए क्या कर रहा है, रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है। आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। So an enzyme accelerates the rate of reaction by factors of at least 1 million with respect to the speed of same reaction in the absence of enzymes. So there are so many examples of enzyme जिनकी जो catalytic या turnover number जो देखा गया वो बहुत extremely large enough है, वो और वो किस तरीके से कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो mainly जो enzyme है वो जो मेथड यूज़ करता है वो क्या यूज़ करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना।
यानी कि जितनी एनर्जी उसको चाहिए किसी रिएक्शन को कंडक्ट करने के लिए, उसको अगर थोड़ा कम कर दिया जाए, ठीक, पर उतनी एनर्जी, अब आप अगर ये भी एक तो होता है आप सुन रहे हैं और एक होता है कि हाँ आप कितना एम्प्लाई कर रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि एक्चुअली ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि भाई जो एंजाइम है वो क्या करेगा, वो इस तरीके से शायद चीज़ों को, मतलब पाथवे को थोड़ा ये कर देगा। तो इसका सेंस क्या है, यहाँ तो सिर्फ हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से इस बात को समझ रहे हैं कि ये एक्टिवेशन एनर्जी इतनी चाहिए थी, अब इतनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एंजाइम आ गया है, ठीक है। और ये जो पीक है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्सट्रीम हाई एनर्जी स्टेट होता है जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, जिसके बारे में भी बात करेंगे। तो अब यहाँ पर पहुँचने के लिए जो एंजाइम है उसको कम एनर्जी, वो अब इसकी वजह से कम एनर्जी लगेगी। तो यहाँ सिर्फ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, बट आपके मन में ये सवाल उठना चाहिए कि ये एक्चुअली में ये नीचे हुआ कैसे, सिर्फ एंजाइम आ गया और ये हो गया नीचे, मतलब ये एनर्जी कम हो गई, यानी कि वो कुछ ऐसे मैकेनिज्म कंडक्ट करता होगा जिसकी वजह से, या ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है, यानी कोई कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी एनर्जी आएगी जो इस पाथवे को, इस एनर्जी को क्या करेगी, पूरा का पूरा कंपनसेट करने की कोशिश करेगी, और फिर ये आपका जो बैरियर आपको ये दिख रहा है वो थोड़ा रिड्यूस होगा। तो सो दीज ऑल कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी एंड एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग, आप लोग अब थोड़ा प्रैक्टिस करते चलिए। जो यहाँ पे आपको डायग्राम्स दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि आपके पास दो कंपोनेंट है, दो मॉलिक्यूल हैं, एक येलो और एक पिंक बॉक्स में दिख रहा है। ये दो मॉलिक्यूल जो हैं वो स्टार प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो यानी आपने क्या किया, आपको पता है कि इन लोगों को पास में रखा जाएगा तो ये रिएक्ट करके स्टार बना देंगे। क्यों? क्योंकि डेल्टा जी वैल्यू इस रिएक्शन की नेगेटिव है। तो आपने क्या किया, आपने येलो मॉलिक्यूल्स ले आए और पिंक मॉलिक्यूल्स ले आए और आपने उसको एक बॉक्स में बंद करके रख दिया, एंड यू हैव वेटेड फॉर सम टाइम। पर उसके बाद हो क्या रहा है कि जो प्रोडक्ट बनना चाहिए, ये जो स्टार प्रोडक्ट बनना चाहिए इनके रिएक्शन के बाद, ये बन नहीं रहा है। तो एक्चुअली में हो के, जबकि ये कर सकते हैं रिएक्शन, क्यों? बिकॉज दे हैव अ काइंड ऑफ डेल्टा जी वैल्यू ऑफ नेगेटिव। पर आपको दिख क्या रहा है कि यहाँ पे ये क्या हो रहे होंगे, कोलाइड कर रहे होंगे, बार बार एक दूसरे से भिड़ रहे होंगे, बार बार कोलिजन हो रहा होगा। फिर क्या हो रहा होगा, थोड़ा ऊपर चढ़ रहे होंगे, फिर ये ड्रॉप कर जा रहे होंगे, फिर ऊपर चढ़ रहे होंगे, ड्रॉप कर जा रहे होंगे, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि क्योंकि ये जो इस रिएक्शन को कंडक्ट होने के लिए जो ये एक्टिवेशन एनर्जी की जो इनकी डिमांड है, तो ये इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है कि यहाँ इनके हायर एनर्जी स्टेट पर पहुँचने की, क्योंकि यहाँ एक बार पहुँच गए फिर तो ये हो ही जाएगा। पर एक्चुअली यहीं पहुँचने में ये जो एक्टिवेशन एनर्जी इनको चाहिए, इतनी ये वाली जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, वही उतनी सफिशिएंट नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन तुरंत कंडक्ट कर पाएँ। हो सकता है कुछ समय बाद धीरे 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 जब टाइम टेकिंग प्रोसेस, वो लगातार कोलाइड कर रहे हैं, फिर कुछ मॉलिक्यूल्स थोड़ा बने हैं, तो हो सकता है ये लंबा एक प्रोसेस चले, राइट। तो अब क्या हुआ, बट आपने क्या किया कि अब आपके पास दो चीज़ें थी यहाँ पे। तो हाँ, एक हम लोग यहीं पर एक चीज़ की तो बात यहीं पे कर सकते हैं कि अब अभी दूसरा मेथड, पहला मेथड आपने क्या किया कि आपने देखा नहीं बने तो आपने क्या किया, यहाँ पे फ्लेम के आगे इसको रखा। तो फ्लेम से क्या मिला इनको थर्मल एनर्जी मिली, काइनेटिक एनर्जी मिली, जिसकी वजह से ये जो कोलिजन है और तेज़ी से होने लगे होंगे, एक दूसरे से ये कोलाइड करने लगे होंगे, और जो रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की, राइट, वो ऑब्वियस सी बात है आपने यहीं से पूरी कर दी। यानी आपने बाहर से जो एनर्जी लगाई उससे उनकी क्या हुई, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो क्रॉस करने में मदद मिली और आपका ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक। दूसरी चीज़ क्या हो सकती थी कि आप क्या करें कि कुछ ऐसी मेथड हो जाती कि वो जो जितनी एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे चाहिए थी, आपने क्या किया, उस एक्टिवेशन एनर्जी को आपने थोड़ा कम कर दिया, यानी इतना अमाउंट आपने कम कर दिया। तो इतना रिडक्शन के बाद अब ये थोड़ा ही कोलाइड करेंगे और ये आराम से इस बैरियर को क्रॉस करके अपना स्टार प्रोडक्ट
बना लेंगे, कीपिंग इन माइंड द डेल्टा जी वैल्यू इज नेगेटिव। ठीक है, सो दिस हैपन्स विद दिस कि आप लोग ने ये जो दिस इज एनर्जी, फ्री एनर्जी, यहाँ पे ए दिया हुआ है, यहाँ प्रोडक्ट दिया है, यही हम लोगों ने डेल्टा जी की वैल्यू की बात की थी कि ये कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एंजाइम नहीं यूज़ किया गया, तो आपको ऐसा दिख रहा था, यानी इतना बैरियर आ रहा था, पर एंजाइम क्या कर रहा है, एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। अब इतनी ही, सिर्फ अब इतनी एनर्जी ही चाहिए, राइट, क्या करने के लिए, ये क्रॉस करने के लिए। तो अगर हम लोग अनकेटलाइज में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, कहीं कहीं पे डेल्टा जी भी लिया जाता है, इस तरीके से उसको किया जाता है, विच इज़ एक्टिवेशन एनर्जी नॉट गिव्स फ्री एनर्जी, राइट। और ये है एक्टिवेशन एनर्जी किस समय, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, दिस इज इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये समझने के लिए कि एंजाइम क्या करता है, रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो हम लोगों को जो तीन चीज़ थी कि जो एंजाइम के उसमें कि डेल्टा जी पे कोई चेंज नहीं, कि इक्विलिब्रियम पे कोई चेंज नहीं, एंड इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर स्पीडिंग अप द रिएक्शन। ये एक और रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम है जहाँ पे एक तरफ ये जो है नॉन कैटालाइज दिया हुआ है और एक यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एंजाइम कैटालाइज। ठीक है, ये जो आप अभी आप देख रहे थे इस तरीके से, पर अभी आप यहाँ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन को अगर देखें तो आपको पिक्चर कुछ इस तरीके से दिख रही है, ऐसे। तो ये जो आपको बम्प दिख रहा है, ये एक पैरामीटर है यहाँ पे कि एंजाइम सबस्ट्रेट जब कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, जब एसोसिएशन हो रहा है, तो उस समय क्या हो रहा है कि जो ES कॉम्प्लेक्स बनने का जो एक पीरियड ऑफ टाइम है, जब वो उसमें इंड्यूस्ड फिट या ओरिएंटेशन या प्रॉक्सिमिटी को एज्यूम कर रहे हैं, जिसमें कि थोड़ा सा जो फ्री एनर्जी चेंज है वो क्या हो रहा है, थोड़ा ड्रॉप हो रहा है। उसके बाद वो हायर ट्रांजिशन स्टेट में, पहले कोई चीज़ क्या हो रही है, अपने अकॉर्डिंग सेट कर रहे हैं। एंजाइम और सबस्ट्रेट हम लोग ने बात की थी ना, एंजाइम आते हैं, सबस्ट्रेट आते हैं, तो तुरंत तो बाइंड कर नहीं जाएंगे। ठीक है, बाइंडिंग करने में पहले क्या करते हैं, जैसे हम लोग कोई स्क्रू ही टाइट कर रहे हैं या कुछ चीज़ कस रहे हैं, तो उसको पहले क्या करते हैं, नॉब में फिट करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने बहुत ही थोड़ा सा भी एंगल जो है ट्विस्ट कर दिया, तो जो स्क्रू है वो टाइट नहीं होता है क्लियरली। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, कोई भी एंजाइम सबस्ट्रेट है वो अपने प्रॉपर ग्रुप ओरिएंटेशन मैनर में आएंगे। उस दौरान जो पीरियड चल रहा है, वहाँ पे हमें थोड़ा सा एक ये बम्प दिखता है, उसके बाद ये हमें इंक्रीमेंट मिलता है, जहाँ पे क्योंकि और ये चीज़ हायर एनर्जी स्टेट पे कैसे पहुँचती है, क्योंकि एनर्जी जो मिल रही है वो किस फॉर्म में मिलेगी, हमें बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में मिलेगी। अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ जो क्रक्स क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, अगर कोऑर्डिनेट से अब हम लोग समझे तो ट्रांजिशन स्टेट ये इस पूरे पीक पॉइंट का सबसे टॉप स्टेट है। अब इस टॉप स्टेट में पहुंचने के लिए आपको खुद ही लग रहा होगा कि अभी यहाँ पे फ्री एनर्जी जो आपको दिख रही थी 20 थी, यहाँ पे ऑब्वियसली ज़्यादा है। तो यहाँ पे पहुँचने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, ठीक, तभी तो वो वहाँ पहुँचेगा, जिसको आप क्या कह रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कह रहे हैं। कि भाई यहाँ पे बात को समझिएगा, या जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसको ध्यान में रखिएगा कि एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग इस तरह भी कह सकते हैं ना कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, मिनिमम अमाउंट, इतना तो चाहिए ही चाहिए, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, भाई इतना तो चाहिए ही चाहिए ए से बी बनाने के लिए। अगर आप कहें मिनिमम तो इतना होगा, ये मिनिमम क्यों बोल रहे हैं, ये तो मैक्सिमम है। नहीं, मैक्सिमम चलो आप इतना दे देना,
पर अगर इतना तो उसको चाहिए ही चाहिए। तो दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट टू इट्स प्रोडक्ट। दूसरी चीज़ क्या है कि एनर्जी, आप ये भी कह सकते हो कि एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोसीड अ रिएक्शन एंड टू रीच टू इट्स ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट स्टेट, यहाँ पे पहुँचाने के लिए उसको उस स्टेट पर पहुँचाने के लिए, टॉप स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट ये भी बोल सकते हैं, ये सारे टर्म्स आप ले सकते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट स्टेट या हायर एनर्जी स्टेट पर पहुँचाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि अगर अभी के समय, अभी जब आपने एंजाइम नहीं दिया था तो इतना चाहिए था, पर अभी एंजाइम दे दिया है तो इतना ही चाहिए। पर ये जो इतना चाहिए, अब बात को बच्चों ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बहुत क्रूशियल स्टेटमेंट, बस सुन लेंगे पर सब अच्छे वो हो जाएगा। तो आपने कहा कि जब हमने एंजाइम डाला तो हमें इतनी ही चाहिए, यानी अब क्या हो गई, दिस मच इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। पहले क्या थी, अनकैटलाइज एंजाइम नहीं डाल रहे थे तो इतनी मिनिमम ऑफ एनर्जी थी। तो अब आपके पास देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हो गई कि जब आपने एंजाइम यूज़ किया, तो अब एक्टिवेशन एनर्जी इतनी चाहिए। पर दूसरी तरफ अगर आप ध्यान से देखें तो इसी बात को आपको ये भी करना पड़ेगा कि कुछ एनर्जी चाहिए कि जो यहाँ से यहाँ तक इस चीज़ को ले आए, ये भी तो चाहिए होगा। फिर से मैं स्टेटमेंट दे रही हूँ, एक तो आपको इतनी एनर्जी चाहिए, अब मान लीजिए आपने एंजाइम यूज़ किया, आपको अब क्या चाहिए, अब आपको इतना ही एनर्जी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी। और क्या चाहिए, ये जो पहले इतनी रिक्वायरमेंट थी, ये भी तो कोई ना कोई इसको यहाँ से यहाँ पहुँचाने में कुछ ना कोई एनर्जी आ रही होगी जो इसको यहाँ से यहाँ पहुँचा रही है। बात समझ रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा तो हो रहा होगा ना कि जो ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, कि ऐसे ही पहुँच गया। इसलिए आपको यहाँ से दो बातें निकालनी है, तो फिर हमेशा के लिए चीज़ या समझ में आ जाएगी। बाकी तो आप याद कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो ड्यूरिंग फाइनल फॉर्मेशन आपको एक्टिवेशन एनर्जी ये वाली चाहिए, ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, प्लस यहाँ से यहाँ जो ये ला रही है, ये जो कम कर रही है, वो कौन कम कर रहा है, ये भी एक फैक्टर हो गया, ये और बहुत बड़ा फैक्टर हो गया। ठीक है, तो हम लोग मेजॉरिटी हम लोग स्टेटमेंट तुरंत देंगे कि हाँ लोअर कर दिया एक्टिवेशन एनर्जी को, वो जो बम था वो कम कर दिया, जो पीक था वो कम कर दिया उसको, तो फिर वो आराम से वो कर दिया। अरे वो हुआ कैसे, ठीक, यहाँ पे हो गया ये एक्टिवेशन एनर्जी, शायद जब एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा तो हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये चीज़ यहाँ से ला कौन रहा है, तो ये सब चीज़ ध्यान में रखनी है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कौन सी बातें को क्लियर किया कि पहली चीज़, ट्रांजिशन स्टेट हमारा टॉप स्टेट होता है, ठीक, वो हायर एनर्जी स्टेट होता है। अगर हम लोग इनिशियल और फाइनल स्टेट को देखें तो बीच में एक ऐसा इंटरमीडिएट स्टेट है जो हायर एनर्जी लेवल पे है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए अब कोई ना कोई ऐसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपके मन में ये आ रहा है कि रिक्वायरमेंट होगी पर अब कम है, क्योंकि पहले ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे थी इस हायर एनर्जी स्टेट की, पर अभी अगर हम इस फिगर को ही बस यहाँ पे निकाल के बस इतना ऐसे करें कि देखिए अब जो है बस हमें इतना ही चाहिए, इतनी ही एनर्जी चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, तो इतनी भी एनर्जी कहाँ से आएगी, और ये वाली जो एनर्जी यहाँ से यहाँ जो पीक को कम कर दिया है वो एनर्जी कहाँ से आ रही है। ठीक है, तो ये इसको अभी हम लोगों को सॉर्ट आउट करना है, ये दो चीज़। पर अभी बस फाइनल क्या हुआ है हम लोगों का कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो भाई एंजाइम कम कर देता है, कम करने के बाद जो है वो हमारा रिएक्शन जो है, एंजाइम जो है वो और अच्छे से बेटर कैटलाइज हो जाता है, और उसके पास शर्त भी वो मेंटेन करता है कि वो आपके डेल्टा जी वैल्यू और के इक्विलिब्रियम से कोई छेड़छाड़ नहीं करता है।
ट्रांजिशन स्टेट होने पे एक्टिवेशन एनर्जी कम लगती है। ट्रांजिशन स्टेट होने पे एक्टिवेशन एनर्जी कम लगती है। मतलब आप ये पूछ रहे हैं या बता रहे हैं, क्लियर नहीं है, बट आई होप हम लोगों ने इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन किया, आई होप चीज़ क्लियर हो गई होगी कि भाई चाहे अनकैटालाइज हो चाहे कैटालाइज हो, दोनों में ही हमें एक पीक मिल रहा है। और यहाँ पे जब भी आएंगे कोई भी कंपोनेंट तो क्या होंगे, वो अपने हायर एनर्जी स्टेट पे होंगे। अगर आप एनर्जी एंजाइम के कंटेस्ट यहाँ पे है कि आप एंजाइम यूज़ कर रहे हैं, अब आपको बहुत कम ही एनर्जी बैरियर क्रॉस करना है। यस, एक्टिवेशन एनर्जी कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज एनर्जी बैरियर, है ना। इतना अब एनर्जी बैरियर क्रॉस करना है, बहुत कम है, पर यहाँ पे भी पहुँचाना तो पड़ेगा ना, यहाँ पे भी पहुँचाना पड़ेगा। तो ये भी क्या है, इसका एक ट्रांजिशन स्टेट ही है ना। बस ये है कि पहले की अपेक्षा वो कम हो गया। ओके भाई, ठीक है। सो अब यहाँ पे अब आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप लोगों ने अब चीज़ को समझ लिया, अब आपने समझ लिया है कि ए से जब हम बी बना रहे हैं तो अब ए से बी यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में आप लोगों ने क्या बात कही कि हमें एक तो एनर्जी रिक्वायरमेंट या तो आप बाहर से दे दो, याद करिए कौन सा, चाहे वो आप वुड को जलाइए, वो एग्जाम्पल मन में अपने अंतर मन में सोचिए, या आइस की मेल्टिंग को सोचिए, या कोई भी ऐसा प्रोसेस जो आप डेली रूटीन में करते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप तुरंत करने के लिए कोई ना कोई उसको एनर्जी दे देते हैं कि ये रिएक्शन तुरंत हो जाए, ठीक है। तो अभी अगर हम लोगों ने देखा कि भाई अगर कोई रिएक्शन ऐसे चल रहा है, स्पॉन्टेनियस तो है, तो अगर ए से बी अगर हमको तुरंत बनाना है, दिस इज डेल्टा जी नेगेटिव, तो आपने कहा कि भाई बाहर से हम कोई हीट एनर्जी दे दें, तो ये जो ए मॉलिक्यूल है वो बहुत तेज़ी से रिएक्ट करेगा आपस में और बी प्रोडक्ट हमें दे सकता है। तो एक हो गया एनर्जी रिक्वायरमेंट। दूसरा क्या था कि आप इस जो एनर्जी है इसके बैरियर को ही कम कर दें, तो ये आपको दिख गया, ये एनर्जी बैरियर, ठीक है। हालांकि एनर्जी बैरियर भाई यहाँ पे हम एंजाइम के केस में हम एनर्जी बैरियर को या बैरियर एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी को भी कह सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी और बैरियर एनर्जी, ठीक। अब दूसरी चीज़ हम लोगों ने अभी जस्ट हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो ये काम कर रहा है एंजाइम, कि ये एक तो यहाँ से यहाँ ले आया, ठीक है, और ये वाली एनर्जी याद है ना सभी को, अभी हम लोगों ने जस्ट डायग्राम देखा कि क्या कर रहा है, दो चीज़ें कर रहा है वो, एक तो ये एक्टिवेशन एनर्जी इसको चाहिए ही चाहिए, चाहे वो जितनी कम हो, और ये जो कम कर दिया ये एक्चुअली में कैसे कम कर पा रहा है, ये दोनों ही चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं, अब यहाँ पे एकदम याद कर लीजिए, इसको समझ लीजिए। बाइंडिंग एनर्जी, एंट्रोपी इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी एंड ओरिएंटेशन एंड बॉन्ड स्ट्रेन, ये 3-4 ऐसी चीज़ें होती हैं, होने के लिए मैकेनिज्म भी होता है, पर अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, एक तरह से फिजिकल बेसिस पे बात कर रहे हैं। फिजिकल बेसिस मतलब कि भाई कोई चीज़ आपने हाथ में पकड़ी, उसके बाद दूसरी चीज़ पकड़ी, उसको लॉक कर रहे हैं, ठीक है, और उसको प्रॉपरली ओरिएंट कर रहे हैं ताकि रिएक्शन हो। अभी आपके अंदर कौन सा ग्रुप प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, अभी हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे। अभी हम लोग क्या सिर्फ बात कर रहे हैं कि कोई भी एंजाइम आता है और अपने सबस्ट्रेट से बाइंड कर गया, ठीक है। बाइंड करने के बाद वो क्या करेगा, बाइंडिंग एनर्जी जनरेट करेगा, एंट्रोपी इफेक्ट की बात हम लोग करेंगे, प्रॉक्सिमिटी जनरेट करेगा, ओरिएंटेशन करेगा, बॉन्ड स्ट्रेन्स पे काम करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, दो चीज़ें करेगा। एक क्या करेगा, इस हम्प को भी कम करने में मदद करेगा, प्लस क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करा देगा। फ्लो चार्ट है जो कि मुझे लगता है आपको क्लियर हो करने में चीज़ों को मदद मिलेगी। जब आप इन टर्म्स को समझ जाएंगे तो बहुत ही अच्छे से रिलेट कर लेंगे, ठीक है। तो अब आप एक और चीज़ है यहाँ पे कि अगर हम लोग देखें कि के इक्विलिब्रियम
जो एक्टिवेशन एनर्जी का हम अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहें तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, यूजिंग दिस इक्वेशन, ठीक है, विच इज़ के इक्विलिब्रियम ई पावर फ्री एनर्जी चेंज डिवाइडेड बाय आर टी। तो इससे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं काइंड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट आइए, अब हम लोग वन बाय वन हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि ऐसा एंजाइम और सबस्ट्रेट क्या करते हैं कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर पाते हैं, प्लस वो जो बैरियर उतना बड़ा था उसको भी कम कर पाते हैं। तो यह तो कैसे है ना, दोनों बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये चीज़ करने के लिए बाइंडिंग एनर्जी चाहिए होती है। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कहाँ से आ रही है? फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने ये जो चीज़ ली थी कि मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स जो हैं, आपने अभी क्या किया था, आपने यहाँ पे फ्लेम दे दिया था। तो फ्लेम की वजह से क्या हुआ था कि बहुत तेज़ी से ये कोलाइड करने लगे। जब बहुत तेज़ी से कोलाइड करने लगे तो रिएक्शन आपको मिल गया, A to B आपको प्रोडक्ट मिल गया। पर अब आपने क्या किया कि आपने फ्लेम नहीं दिया, अब आपने क्या किया, आपने इसमें एंजाइम डाल दिए, आपने इसमें एंजाइम्स डाल दिए, ठीक है। अब ये एंजाइम क्या होगा, एंजाइम ये जो वो ऐसा एंजाइम था जिसके पास इन दोनों के लिए अपनी अपनी एक एक्टिव साइट थी। तो ये मॉलिक्यूल्स आ गए, जब ये बाइंड करेंगे तो जब बाइंड करने के बाद कौन कौन से बहुत सारे वीक मल्टीपल नॉन कोवेलेंट, ये हम लोग बात कर चुके हैं, बस सभी चीज़ को अप्लाई करते चलिए, नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस जनरेट होंगे, ठीक। नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन में सारे नाम याद होने चाहिए, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वैंडरवॉल इंटरैक्शन, ये सभी जो है इंटरैक्शंस यहाँ पर काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि जैसे ही सबस्ट्रेट अपने एंजाइम के साथ, दोनों ही सबस्ट्रेट हैं, ठीक है, ये अपने एंजाइम के साथ जब कोलाइड करेंगे तो बाइंड करेंगे तो इस तरीके के बहुत सारे मल्टीपल नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस काम करना शुरू करेंगे। जब ये काम करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर एक क्या होगी, एक बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी है, यही बाइंडिंग एनर्जी क्या करेगी, ये बाइंडिंग एनर्जी कहीं ना कहीं ये जो आपका था अनकैटालाइज, ये कैटालाइज, ये बाइंडिंग एनर्जी इस बैरियर को कम करने में मदद, ये जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या करेगी, इस हमको यहाँ से यहाँ लेवल में लाने के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल होगी। तो जब भी एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में इंटरैक्ट करते हैं, जब बहुत सारे नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन प्रोसीड होते हैं, उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें भाई काम करेंगे, उनके जो मैकेनिज़्म होते हैं, प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर, हम लोग उस मैकेनिज़्म की अभी बात नहीं कर रहे हैं, एक कह सकते हैं फिज़िकल ओवरव्यू की बात हम लोग कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, क्या होगा, बेसिकली नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन होंगे। भाई नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन होंगे तो वो अपना काम करना शुरू करेंगे, जब वो काम करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, ओल्ड बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और इस ओल्ड बॉन्ड के टूटने और नए बॉन्ड के फॉर्मेशन, अब इसमें भी आप ध्यान आपको रखना है कि मान लीजिए क्या होगा कि ओल्ड बॉन्ड क्या होंगे, थोड़े ज़्यादा स्ट्रांग होंगे और ये थोड़े कम स्ट्रांग है। जो ओल्ड बॉन्ड बन रहे हैं न्यू बॉन्ड जो बन रहे हैं वो ओल्ड बॉन्ड से कम स्ट्रांग हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब अगर हम आपसे बोलें कि आप एक लकड़ी की पेंसिल लीजिए और उससे टेबल बना लीजिए, तो क्या पॉसिबल है? नहीं हो सकता। पर अगर हम कहें कि आप टेबल से कुछ क्रिएटिव चीज़, टेबल को, एक टूटा हुआ टेबल है लकड़ी का, उसको आप ले लीजिए और उससे कोई चीज़ बना लिए, तो आप मल्टीपल चीज़ें आप कुछ बना सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ है, एक स्ट्रॉन्ग ओल्ड बॉन्ड है और कमज़ोर नए बॉन्ड बन रहे। कमज़ोर नए बॉन्ड से मतलब ये नहीं बहुत वीक होंगे, कहने का मतलब ये है कि जो ओल्ड बॉन्ड टूट रहे हैं वो कंपैरेटिव जो नए बॉन्ड बन रहे हैं उनसे थोड़ा कम है, ये नए बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है। इससे ऑब्वियसली एनर्जी रिलीज़ होगी,
ये जो एनर्जी रिलीज होगी यही एक तरह से क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी होगी, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज हो रही है ना, वही एक्स्ट्रा एनर्जी इस एनर्जी को से कंपनसेट करके इसको यहाँ से यहाँ लाने में मदद करेगी। ठीक है, तो बेसिकली हमने आपको थोड़ा ये क्लियरली दिखाने और समझाने की कोशिश की है, नहीं तो होता है हाँ हुआ ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज करने के लिए ये एनर्जी आ गई वो एनर्जी, बट क्लियरली चीज़ों को आप देख पाएँ, दिमाग में रख तो इजीली दिमाग में रख। दूसरी चीज़ क्या, अब मान लीजिए ये हम लोग बात कर भी चुके हैं, आप लोग को आइडिया भी होगा कि बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे आप देखें तो हम लोग ने बात की थी ना, एंजाइम ऐसे है, मान लीजिए जो भी स्ट्रक्चर है, उसके बाद यहाँ एक सबस्ट्रेट बाइंड किया, यहाँ सबस्ट्रेट बाइंड किया, ठीक, उसके बाद क्या क्या हो रहा है कि ये इस तरीके से अब ओरिएंट हो रहा है कि ये जो था ये सबस्ट्रेट या ये दोनों ही अब बहुत पहले फार थे, अब क्या हो गए, क्लोज आ गए। ठीक, तो एंजाइम की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करता है कि वो जो भी प्रोडक्ट बनाना है भाई, दो सबस्ट्रेट में रिएक्शन कराना है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे ग्लूकोज पकड़ना है, एटीपी पकड़ना है, फिर एटीपी से फॉस्फेट, तो भाई ग्लूकोज को और एटीपी को साथ लाना पड़ेगा, तब ग्लूकोज और एटीपी जो है, ग्लूकोज एंड एटीपी फिर क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड एडीपी, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो इसको बनाने के लिए इनको पास लाना पड़ेगा, तो ये इनका एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो क्या करते हैं एंजाइम्स कुछ अपने एक्टिव साइट्स को इस तरीके से ओरिएंट करते हैं, या इस तरीके से प्रॉक्सिमिटी मींस क्लोजनेस में आते हैं कि जिससे रिएक्शन को प्रॉपरली कंडक्ट किया जा सके। ठीक है, दूसरा क्या है, ये दोनों साथी होते हैं इवेंट, तो वो पास ला क्यों रहा है, वो पास ला इसलिए रहा है कि जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पास आते जाएंगे तो ये क्या होगा, रिएक्शन होने में मदद मिलेगी। अब मदद क्या मिलेगी, अब मान लेते हैं OH ग्रुप यहाँ था, ठीक है, तो अब ये OH ग्रुप को क्या करेगा, इंड्यूस फिट मॉडल है ना, तो ये क्या करेगा, ये OH ग्रुप को थोड़ा इस तरीके से ओरिएंट करने की कोशिश करेगा। फिर ग्लूकोज का जो है एटीपी का जो है वो फॉस्फेट जो ट्राईफॉस्फेट है उसको यहाँ पे थोड़ा क्लोज लाने की कोशिश करेगा, तब तो रिएक्शन कंडक्ट होगा, तब ये फॉस्फेट को तोड़ के यहाँ पे लाएगा। तो क्या हो रहा है, अब वो प्रॉपरली ग्रुप्स पे काम कर रहा है। ठीक है, और जो बॉन्ड्स हैं उन पे काम कर रहा है, जिससे प्रॉपर जो है वो क्या हो पाए, रिएक्शन कंडक्ट हो पाए। तो पहले क्या किया, क्लोज लाया, क्लोज लाने के बाद ओरिएंट किया, मॉलिक्यूल्स को ओरिएंट किया कि रिएक्शन को प्रोसीड करा पाए। ठीक, दूसरी चीज़ है, थोड़ा इसको पहले ही होना चाहिए था, सॉरी, एंट्रोपी इफेक्ट। तो आप कह सकते हैं, अब आप ये बताइए कि यहाँ पे ठीक है, आप जब फ्लेम दे रहे थे तो आपने कहा कि ये जो इतनी तेज़ी से रिएक्शन करेंगे, थर्मल एनर्जी होगी, इसके बॉन्ड्स टूटेंगे, इसके भी बॉन्ड्स टूटेंगे, फिर एक नए बॉन्ड से स्टार प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अभी यहाँ पे जब आपने एंजाइम डाल दिया था, तो अब आप इमेजिन कीजिए कि और एंट्रोपी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। जब आपने डब्बे में बंद करके रखा था तो क्या था, ये सब फ्री थे, आपने फ्लेम नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो रिएक्शन हो क्यों नहीं रहा है। एक तो ये भी वजह थी, इस कंडीशन में एंट्रोपी क्या थी, डिस्टर्बेंस ज़्यादा था, और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एंट्रोपी को कम किया जा रहा है। तो अब आप देख सकते हैं ये भी एक फिनोमेना होता है जहाँ पे एंजाइम एक्टिव साइट के जो ग्रूव्स हैं, जब उसमें वो फिट होते हैं और सेट होने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स को पकड़ रहे हैं। पकड़ने का मतलब क्या है कि वो जो बहुत ही हाइपर स्टेट में थे उनको क्या कर रहे हैं, उनकी एंट्रोपी को कम कर रहे हैं। जब एंट्रोपी को कम करेंगे, भाई कोई क्या है बहुत तेज़ी से हिल रहा है, तो वो रिएक्शन क्या कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अब आपने उसको स्टिल कर दिया, आपने उसको पकड़ लिया है। अब पकड़ने के बाद आप उसको दूसरे ग्रुप के क्लोज ला रहे हैं, क्लोज लाने के बाद उनके फंक्शनल ग्रुप्स को ओरिएंट कर रहे हैं। उसके बाद जो है पुराने बॉन्ड टूट के नए बॉन्ड बन रहे हैं, जिससे एक एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, इस प्रोसेस में
इस प्रोसेस में, इस पूरे प्रोसेस में कौन मदद कर रहे हैं? सारे मल्टीपल वीक नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन, इनका भी जिक्र करेंगे। ये सारा फिनोमेना जो है वो काम करते हुए क्या कर रहा है? एनर्जी रिलीज कर रहा है, जिसको आप कह रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी। और यही बाइंडिंग एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने में प्लस वो जो हम था, जो पीक था, उसको भी ड्रॉप, वो आप उसको भी कह सकते हैं कि हाँ एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई भाई, यहाँ से ये एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, ठीक है। और ये जो जितनी अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, जितनी अब रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी है, उसकी भी ये फुलफिलमेंट कर रहा है। तो लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी प्लस फुलफिलिंग ऑफ द रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी इज नाउ डन बाय दिस प्रोसेस। हाँ बिल्कुल। Binding with the enzyme reduces the rotational entropy of the substrate that would otherwise be randomly free floating in solution, ठीक है, and enables the correct positioning of substrate for the reaction. The loss of entropy which is not favorable is offset by the binding energy release, देख रहे हैं, with the substrate enzyme interaction, ठीक है। So what we have discussed so far is written in these statements, ठीक। एक लास्ट इफेक्ट जो बच जाता है वो है बॉन्ड स्ट्रेन। सो अब ये बॉन्ड स्ट्रेन क्या होता है कि अगर आपने नोटिस किया हो तो हम लोग जानते हैं कि एंजाइम्स जो हैं, एंजाइम क्या है? फ्लेक्सिबल है, क्योंकि वो इंड्यूस फिट की कैपेबिलिटी को या कैपेसिटी को दिखा रहे हैं। तो क्या हो रहा है? एंजाइम जो है अपना कन्फर्मेशन बेसिकली चेंज कर रहे हैं। तो जब चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ बॉन्ड स्ट्रेन्स पड़ रहे हैं, किसके ऊपर? सबस्ट्रेट के ऊपर भी पड़ रहे हैं और एंजाइम के ऊपर भी स्ट्रेन्स पड़ रहे हैं। इन दोनों के ऊपर भी स्ट्रेन्स पड़ रहे हैं, ठीक। अभी इस स्ट्रेन का मतलब क्या है? मतलब ये जो एंजाइम है वो जल्दी से जल्दी क्या चाहता है कि मैं अपनी पोजीशन पे जल्दी से जल्दी रिवर्ट बैक कर पाऊँ, क्योंकि पहले मान लीजिए एंजाइम इस स्टेज में था, फिर क्या हुआ? ये दो मॉलिक्यूल आके फिट हो गए, फिर इनको रिएक्शन करवाना है। अब भाई सबस्ट्रेट रिएक्टेंट्स जो है वो भी कहीं ना कहीं एंजाइम की तरफ प्रभाव डाल रहा है कि भाई हमारा एक्टिव साइट जो है वो जल्दी से जल्दी रिकॉग्नाइज हो जाए और हम ट्रांजिशन स्टेट को अचीव कर पाएँ। तो यहाँ सारी कोशिश जो हो रही है वो क्या हो रही है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना और प्लस ट्रांजिशन स्टेट पे जल्दी पहुँच जाना, ये दोनों ही कोशिश हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले तो ये एंजाइम अपने इस फेज़ में आया, फिर ये इसके ऊपर एक स्ट्रेन लग रहा है कि ये जो जल्दी से ये काम हो जाए, फिर मैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन ले लूँ। तो ये एक तरह स्ट्रेन हो रहा है ना कि भाई हम लोग जब काम करने बाहर निकलते हैं, फिर जैसे जैसे थकान होती है तो फिर क्या सोचते हैं कि जल्दी से घर वापस जाएं। तो यही वाली चीज़ है कि वो अपना ओरिएंट पर जब ये इस पोजीशन में आ रहा था तो ये भी कहीं ना कहीं स्ट्रेन डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? कि जल्दी से जल्दी प्रॉपर एक्टिव साइट रिकॉग्नाइज हो जाए, जिससे प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट जल्दी दिखे, ओरिएंटेशन मॉलिक्यूल्स का फंक्शनल ग्रुप्स का जल्दी हो जाए, जिससे पुराने बॉन्ड टूटे, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, बाइंडिंग एनर्जी रिलीज हो जाए। बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होके क्या कर दे? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दे और हमें जल्दी से जल्दी अपने ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचा दे। तो ये दोनों ही क्या कर रहे हैं? एक दूसरे पर काम कर रहे हैं, एक दूसरे पे स्ट्रेन इफेक्ट शो कर रहे हैं, जिससे कि रिएक्शन जो है वो कैटालाइज हो पाए। This induces structural rearrangements with strained substrate bonds into a position closer to the conformation of transition state. Transition state में लाने के लिए, so lowering the energy difference between the substrate and transition state and helping catalyze the reaction. ठीक है, जो ट्रांजिशन स्टेट पहले था अब क्या हो गया है? वो थोड़ा कम हो गया है ना। However, the strain effect is in fact a ground state destabilization effect rather than transition state stabilization effect.
मीन्स व्हाट, ये जो स्ट्रेन इफेक्ट काम कर रहा है वो कहाँ मेन क्या कर रहा है कि वो ग्राउंड स्टेट जो पहले था, जहाँ पे वो अभी स्टेबलाइज था, ग्राउंड स्टेट मीन्स अपने एंजाइम अपने रिलैक्स स्टेट में था, पर जैसे ही सबस्ट्रेट आए तो वो क्या हो रहा है, बाय इफेक्ट पड़ना शुरू हो रहा है, स्ट्रेन इफेक्ट पड़ना शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट क्या कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमें रिएक्टिव साइट पर जल्दी से पहुंच के हमें अपना प्रोडक्ट बनाना है। तो एंजाइम भी क्या कर रहा है, जल्दी से ये चीज़ हो फिर हम अपना काम करें। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी ग्राउंड स्टेट पर है उनको डीस्टेबलाइज किया जा रहा है, क्योंकि पहली बात क्या हो रहा है, हर कोई ग्राउंड स्टेट में ही रहने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो स्ट्रेन इफेक्ट पड़ रहा है, स्ट्रेन की वजह से क्या हो रहा है, स्ट्रेन की वजह से नहीं, कभी कभी काम इंसान करता है, ज़्यादा काम करता है, तो वो स्ट्रेन इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट के ऊपर डाल रहा है और सबस्ट्रेट एंजाइम के ऊपर डाल रहा है। अगर कोई कुछ करेगा नहीं, एंजाइम भी ऐसे ही है, सबस्ट्रेट भी ऐसे ही है, कोई कुछ कर ही नहीं रहा, आ गए तो फिर रिएक्शन हो कहाँ रहा है। जो आप कहते हैं कि अच्छा जैसे ही सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तो अब वो ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचेगा, आप बोलते हैं सिंपली E+S बाइंड करेगा और ES कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अरे भाई ES कॉम्प्लेक्स कैसे बन जाएगा, टिल और अनटिल जब एंजाइम इस पर काम ना करे और ये इस पर काम ना करे। सबस्ट्रेट क्या कर रहा है, इस पर इसको टेंशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है, और ये इसके ऊपर स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, ये एंजाइम इसके ग्राउंड स्टेट को डीस्टेबलाइज कर रहा है, सबस्ट्रेट एंजाइम के ग्राउंड स्टेट को डीस्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हाँ मल्टीपल वीक इंटरेक्शन, दिस एंड दिस सब काम करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इन एडिशन टू बॉन्ड स्ट्रेन इन द सबस्ट्रेट, बॉन्ड स्ट्रेन में ऑल्सो भी इंड्यूस्ड विद द एंजाइम। दोनों पे ही, बॉन्ड स्ट्रेन सबस्ट्रेट पे, बॉन्ड स्ट्रेन एंजाइम पे, जैसा भी हम लोग ने यहाँ पे दिखाया। व्हाट विल बी योर जॉब, कि आप सभी चीज़ों को जो हम लोगों ने एटलीस्ट जो कल, मान लीजिए कल तो शुरू में हम लोगों ने एक थोड़ा इंट्रो देखा, हालांकि वो इंट्रो आपका आज ज़्यादा क्लियर होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने एक मेंशन किया था इक्विलिब्रियम एंड दिस। उसके बाद क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा, फिर आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट था, बहुत इम्पॉर्टेंट को फैक्टर्स था, फिर आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट था एक्टिव साइट। अब आप दिस इज़ ना योर जॉब कि ये जो बेसिकली इंफॉर्मेशन है, को फैक्टर्स, एक्टिव साइट, इन सभी को आज के जो टॉपिक की, क्योंकि इसके बाद हम लोग किस पे आए कि एंजाइम्स, हाउ एंजाइम्स वर्क, हाउ दे आर प्रोसीडिंग इन कंडक्टिंग द रिएक्शन, ठीक। तो आज की डेट में आपको भाई एक्टिव साइट का यहाँ नाम नहीं लिया गया, पर एक्टिव साइट पूरे टाइम मौजूद था। ये नहीं कि एक्टिव साइट एक अलग पॉइंट हो गया, को फैक्टर एक अलग पॉइंट हो गया, नहीं, आपको ध्यान में रखना है, सभी को इंटीग्रेट करना है और अपना एक पूरा व्यू बनाना है या उसको फ्लो चार्ट में बनाने की कोशिश करिए, तो उससे ज़्यादा आसानी होगी आपको समझने में। तो अगर अभी जस्ट अभी इसको हम लोग समराइज करें तो हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देख ली कि जब भी एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो एंजाइम अपने सबस्ट्रेट से जब बाइंड करता है, व्हेनेवर एंजाइम गेट तो जो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है कि हमें एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना है, तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के लिए वो क्या क्या चीज़ें कर रहा है, वो बाइंडिंग एनर्जी फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे अब ये ध्यान रखना है, बाइंडिंग एनर्जी यहाँ हो रही है, बन रही है, और लोअर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रही है, ठीक है। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी बन रही है प्लस बाइंडिंग एनर्जी के साथ साथ कुछ ऐसे इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हैं जो कि इस बाइंडिंग एनर्जी को, अब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो बाइंडिंग एनर्जी बन रही है वो उसके लिए कौन कौन लोग रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमने फ्लो चार्ट में कंबाइन कर दिया था। तो बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्मेशन में अगर देखा जाए तो कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, तो सबसे पहले आप क्या बता सकते हैं, पहले एंट्रोपी इफ़ेक्ट हुआ, उसके बाद प्रॉक्सिमिटी दिखा हमें,
तो एंट्रोपी क्या, पहले जो एंजाइम है वो अपने सबस्ट्रेट की एंट्रोपी को कम करेगा, कम करने के बाद उसकी पोजीशन को क्लोज लाएगा, क्लोज लाने के बाद जो है वो क्या करेगा, ओरिएंट करेगा फंक्शनल ग्रुप को रिएक्शन प्रोसीड कराने के लिए। उसके बाद क्या होगा, उसमें बॉन्ड स्ट्रेन्स कॉज होंगे। बॉन्ड स्ट्रेन क्या करेंगे, एंजाइम को उसकी ग्राउंड स्टेट से और एंजाइम सबस्ट्रेट को अपनी ग्राउंड से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। ये सभी इवेंट जब साथ में चल रहे होंगे तो क्या होगा, तो फिर बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। और इस बाइंडिंग एनर्जी में जो एनर्जी चाहिए वो, उसके लिए ये सब तो इवेंट रिस्पॉन्सिबल हैं, प्लस और कौन से इवेंट रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन शुरू हो गए। ठीक है, मल्टीपल नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन। अब नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन जब शुरू हो गए तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ओल्ड बॉन्ड टूट रहे हैं, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। नए बॉन्ड क्योंकि ओल्ड बॉन्ड से थोड़े से कम स्ट्रेंथ वाले हैं तो वो एनर्जी रिलीज हो रही है, और यही एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी बोल रहे हैं। और यही बाइंडिंग एनर्जी फिर बाद में जाके एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने में यूज़ हो रही है, प्लस ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचाने में मदद कर रही है। क्योंकि किसी भी चीज़ को हायर एनर्जी स्टेट पे पहुंचाने में क्या होगा भाई, मेहनत लगेगी, एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड हो गए। इसीलिए जब हम लोग कहते हैं इतने सारे ये जो इवेंट लग रहे हैं, तो एक्चुअली में अगर कहा जाए एंजाइम सबस्ट्रेट क्या है, एक तरह से ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स का ही तो फॉर्मेशन है। तो अगर बोला जाए कि ईएस कॉम्प्लेक्स मेनली उसको पहुंचाया कहाँ जाएगा, उसके ट्रांजिशन स्टेट तक। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी कहा जाता है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते, एंजाइम अपने ट्रांजिशन स्टेट के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है, तो ये वाली बात पूरी समझ में आ गई। दूसरी चीज़ हाँ जो हम बता रहे थे यहाँ पे आप क्या ओरिएंटेड कि भाई ये सारे जो इवेंट हो रहे हैं, कौन से इवेंट हो रहे हैं, एंट्रोपी कम हो रही है, प्रॉक्सिमिटी कम हो रही है, अरे प्रॉक्सिमिटी की जा रही है, ओरिएंटेशन किया जा रहा है, बॉन्ड स्ट्रेन, नॉन कोवेलेंट, ये हो कहाँ रहा है, ये सारा कुछ हो किस जगह रहा है, किस लोकेशन पे हो रहा है, वो एक्टिव साइट पे हो रहा है। ठीक है, और इस इतना सब कुछ में को फैक्टर्स भी उतना ही मदद कर रहे हैं। हम लोग यहाँ एंजाइम की बात कर रहे हैं, पर इतना ही सब कुछ कराने में हमारे को फैक्टर्स भी मदद करते हैं, क्योंकि वो एंजाइम की मदद के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो एंजाइम अगर रोल प्ले कर रहा है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के लिए, और जितने मैकेनिज्म का वो इस्तेमाल कर रहा है उसमें उनका साथ देने वाला कौन है, को फैक्टर्स। सॉरी, अब यहाँ पे आप लोग और एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं कि हम जानते हैं कि एंजाइम एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, और प्रोटीन के बारे में हम जानते हैं कि प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं, और अमाइनो एसिड्स की अपनी एक pKa वैल्यू होती है, और ये pKa वैल्यू उनके फंक्शनल रोल पे बहुत प्रभाव डालती है। अगर अमाइनो एसिड की केमिस्ट्री जिसने भी बहुत अच्छे से पढ़ी है तो आई थिंक वो यहाँ से बहुत अच्छे से रिलेट कर सकता है, क्योंकि हम लोगों ने बार बार जब लोग एक्टिव साइट को हम लोगों ने इतना टाइम दिया था, तो जैसे मैंने आज कहा कि जो भी आज हम लोगों ने इफ़ेक्ट पढ़ा, ये इफ़ेक्ट लग रहा है, वो इफ़ेक्ट लग रहा है, तो ये सारे इफ़ेक्ट लग कहाँ रहे हैं, लोकेशन कौन सा है, लोकेशन यही है, एक्टिव साइट। ठीक, अब यहाँ पे अब आप हम लोग ने किसके बारे में पढ़ा, या एक्टिव साइट के बारे में खूब पढ़ा था। ठीक है, और अब हम लोग जानते हैं क्योंकि ये प्रोटीन है तो, और एक्टिव साइट क्या क्रिएट करता है, इट्स अ काइंड ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिससे कि सबस्ट्रेट और एंजाइम में बहुत अच्छे से इंटरेक्शन हो। किस तरह का इंटरेक्शन हो वो आज हम लोगों ने कवर अप किया, कि वो इतने सारे इफ़ेक्ट लगाता है, इतने सारी चीज़ें करता है, उसके बाद वो जाके एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर पाता है और फिर आपका प्रोडक्ट बन पाता है।
और यहाँ पे फिर ऑब्वियस सी बात है, आप ये सारा चीज़ कुछ कवर करते करते आप फाइनली और क्या फिर बताएंगे कि ओके जब सारा कुछ हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट ने स्ट्रेन इफेक्ट लगा दिया, बॉन्ड इफेक्ट लगा दिया, एंट्रोपी इफेक्ट लगा दिया, प्रॉक्सिमिटी ओरिएंटेशन सब कुछ कर दिया, उसके भाई उस समय एक और प्रोसेस हो रहा होगा। ये सब जो हो रहा है ध्यान में आपको रखना है, ये सब जो हो रहा है उसमें कराने में कौन लोग रिस्पॉन्सिबल हैं? एक्टिव साइट पे प्रेजेंट हुए अमाइनो एसिड, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसे अमाइनो एसिड प्रेजेंट है जो कि प्रोटॉन डोनर की तरह काम कर सकते हैं और प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तभी तो बॉन्ड टूट रहे हैं और बॉन्ड बन रहे हैं। तो जैसे ही हमने कहा बॉन्ड टूट रहे हैं, बॉन्ड बन रहे हैं, तुरंत दिमाग में क्या दिमाग में घूमना चाहिए कि येस वी हैव लर्न इन द एक्टिव साइट कि वहाँ पे ये तोड़ने और ये वाले होंगे कौन, कुछ ऐसे कैटालिसिस या ऐसे मैकेनिज्म पार्टिसिपेट करेंगे जो कि इस चीज़ पर काम कर रहे होंगे। तो वो कौन है? अमाइनो एसिड्स ही हैं, है ना। तो ये प्रोटॉन डोनर्स एंड acceptors, acids and bases may donate and accept protons in order to stabilize developing charges in the transition state। अब भाई प्रोटॉन, भाई पुराने बॉन्ड टूटना, नए बॉन्ड बढ़ना, ये सब का प्रोसीजर कौन जिम्मेदारी ले रहा है? अमाइनो एसिड जो प्रेजेंट है और जो सबस्ट्रेट आ रहा है, तो दोनों ही अपने कुछ ना कुछ रिएक्शंस हो रहे होंगे। कौन से रिएक्शन? डोनेशन एंड एक्सेप्शन। और वो सब हो क्यों रहे हैं? ताकि कहीं ना कहीं बाइंडिंग एनर्जी को प्रमोट किया जाए और बाइंडिंग एनर्जी जाके फिर वो काम करे ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करने में। ये सारी कहानी इसीलिए हो रही है। दिस टिपिकली हैज़ द इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटिंग न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप्स। कौन से होते हैं एक्टिवेटिंग न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल? है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप्स। ठीक, तो जो भी एसिडिक अमाइनो एसिड है, बेसिक अमाइनो एसिड हैं, हिस्टिडीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड विच इज़ मोस्टली प्रेजेंट इन एक्टिव साइट। तो उसकी प्रॉपर्टी को बारे में आप लोग जानते हैं। हिस्टिडीन इज ऑफन द रेसिड्यू इन्वॉल्व इन दीज एसिड बेसिस रिएक्शन सिंस इट हैज़ ए pKa close to neutral pH। We have talked previously in the amino acid chapter कि हिस्टिडीन की जो pH वैल्यू है लगभग 6 पॉइंट समथिंग होती है, जो कि फिजियोलॉजिकल pH के करीब है। तो वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों एक्ट कर सकता है। तो वो कितना इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये सब मैकेनिज्म वो करेगा क्यों? वो इसीलिए करेगा ना कि ये सब इफेक्ट लगा के हम क्या कर पाएँ, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर पाएँ और एक नया प्रोडक्ट बना पाएँ। अब सबस्ट्रेट और उसके बीच में कोई रिएक्शन हो ही नहीं रहा है तो प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं। ठीक, तो अब ये जो रिएक्शंस हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पे अगर थोड़ा सा जो पॉसिबिलिटी, भाई प्रोटॉन कहीं डोनेट हो रहा है, कोई अपना प्रोटॉन छोड़ रहा है। प्रोटॉन छोड़ेगा कब? pH बढ़ने पर। अगर सबको याद हो, प्रोटॉन जब बढ़ाएंगे, एनवायरनमेंट में जब pH बढ़ाएंगे तो प्रोटॉन लूज करेगा कोई ग्रुप। और अगर आप pH को कम कर रहे हैं यानी एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो वो क्या करेगा? प्रोटोनेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि हाइड्रोफोबिक कंडीशंस हैं अगर तो क्या होगा? एसिड्स increase pKa, bases they decrease pKa, adjacent residues of like charge increase pKa, decrease pKa। ठीक है, salt bridge and hydrogen bond formation, उसमें क्या होंगे? एसिड्स के केस में डिक्रीज इन pKa वैल्यू, है ना, pKa वैल्यू डिक्रीज होगी, और बेसिस के केस में इंक्रीज इन pKa। और ये एकदम चीज़ें आप लोग को आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारा कुछ केमिस्ट्री ऑफ अमाइनो एसिड में बहुत डिटेल्स में डिस्कस किया जा चुका है। ठीक है, अब हम अगर एग्जाम्पल के तौर पे भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि सॉल्ट ब्रिज फॉर्म करना है तो एसिड्स क्या होंगे? मतलब सॉल्ट ब्रिज फॉर्म करने की कंडीशन में ऐसे एसिड्स होंगे जो कि pK वैल्यू क्या होगी? कम होगी, और इनके पास क्या होगा? pKa वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट ब्रिज के लिए आप यहाँ पे क्या दे देंगे?
हम एक एग्जाम्पल दे दे रहे हैं, फिर आप सभी को रिलेट कर पाएंगे। यहाँ पे हम एस्पार्टेट और यहाँ पे लाइसिन, ठीक है। तो लाइसिन की पीके वैल्यू साइड चेन की 12, एस्पार्टेट की 3 पॉइंट समथिंग, ठीक। तो डिक्रीज पीके वैल्यू है, ये इंक्रीज पीके वैल्यू होनी चाहिए बेस की। इनके बीच में हो सकता है सॉल्ट ब्रिज का फॉर्मेशन, ठीक है। तो इस तरह का वहाँ पे लोकल एनवायरनमेंट की यहाँ पे बात की कि इस तरह का यहाँ पे हम लोग एक्टिव साइट में ये सब इसीलिए डिस्कस करते हैं कि यहाँ एक्टिव साइट में इस तरह का लोकल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए कि ये सारी प्रोटॉन डोनेशन और एक्सेप्शन की कहानी शुरू की जा सके। इसीलिए हम लोग अमाइनो एसिड केमिस्ट्री में पीके और पीएच इतना डिटेल से पढ़ते हैं। अब जैसे अगर वो आप लोगों ने नहीं पढ़ा होता तो सिर्फ इसी को समझाने में 1 घंटा चला जाता, पर अगर आपने वो समझा हुआ है तो ये इजीली आ जाएगा, ठीक है। और जिस बच्चे का, मुझे नहीं पता, शायद कुछ बच्चों का केमिस्ट्री ऑफ अमाइनो एसिड छूटा हुआ है, तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये आना ही, पर अभी तक जितना कुछ हुआ एंजाइम में वो आना चाहिए। अभी ये नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, पर जिन्होंने क्लास की है वो रिलेट कर सकते हैं। एंजाइम्स हेल्प्स टू लोअर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शंस बाय, देखिए मेन क्या होता है ना, कभी कभी एकदम आप चीज़ें याद हो जाती हैं ना तो आप रिलेट कर लेते हैं, ठीक है। बट कभी याद भी रखना है कि भाई जब प्रोडक्ट बन गया तो वहाँ तो उसमें कौन से बॉन्ड होंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट आए, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, फिर प्रोडक्ट बना। इसमें तो कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी, इसमें जब प्रोडक्ट बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। तो अभी स्टेटमेंट्स को बहुत ध्यान से वो, तो अभी आप लोगों को तो ऑब्वियसली पता होगा, आप लोग रिजिड रहेंगे क्यों, अपने ही ऑप्शन पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप बोलेंगे, पहली बात तो यहाँ पे लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी की बात की जा रही है, ठीक है। तो उसको करने के लिए, ठीक, ओके। अब यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी का भी ऑप्शन दे देता तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितने मल्टीपल ऑफ ऑप्शन। अब देखिए हम लोगों ने जो भी इतनी डिटेल कहा जाए, बस लोअरिंग सिर्फ एक स्टेटमेंट ही काफ़ी हो जाता है, बट देखिए उस लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी से ही कितने स्टेटमेंट्स बन सकते हैं। ओके, ठीक। तो वो सब आपको रिलेट करना है, कभी स्ट्रेन या प्रॉक्सिमिटी या ओरिएंटेशन सब कुछ दिया हुआ है, तो सभी चीज़ को ध्यान से देखकर करना है। नेक्स्ट कीजिए। अच्छा, इसमें ये वाला क्यों नहीं हो सकता, सेकेंड ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, क्यों सबस्ट्रेट की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाई जाती है। ये हमने बताया भी था कि ये डब्बा है, इसमें मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं, ठीक है, ये सब हैं मॉलिक्यूल्स। तो आपने मतलब आपका इनकी काइनेटिक एनर्जी, ये मूव करेंगे तेज़ी से, कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद स्टार प्रोडक्ट बना लेंगे, ऐसा कुछ बताया था। तो सेकंड क्यों नहीं हो सकता वहाँ पे? अभी आपका जवाब क्या होना चाहिए कि मैम वो तब बात हो रही थी एंजाइम के एब्सेंस में, हम एंजाइम यूज़ नहीं कर रहे हैं, पर बाहर से कोई अलग से हीट या थर्मल एनर्जी दे रहे हैं, तब हम यहाँ एंजाइम की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम थर्मल एनर्जी दे रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं, तो सबस्ट्रेट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, वो तेज़ी से कोलाइड करते हैं, रिएक्शन प्रोसीड करा देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी एक और भाई, जब हमने बोला वुड को आपने क्या किया, जला दिया, राइट, जल गया, वो रिएक्शन तो हो गया, जो प्रोडक्ट मिलना था वो भी आपको मिल गया, ठीक है। पर अगर तो वुड में अगर हम लोग देखें भाई, या कोई प्लांट प्रोडक्ट ही है, उसको आपने सुखाया और उसको जला दिया, जल जाएगा। और वही प्लांट प्रोडक्ट आप जब आपकी बॉडी कंज्यूम करती है तो फिर क्या होता है, वहाँ एंजाइमेटिक एक्शन होते हैं। तो जब एंजाइमेटिक एक्शन होगा तो वो एनर्जी को कम करेगा, ये वाला चीज़ ये यूज़ करके वो आपको प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है, CO2 एंड वाटर। पर जब आप बाहर से किसी प्लांट प्रोडक्ट को जला रहे हैं तो फिर वो अलग तरीके से दे रहा है, तो ये डिफरेंट हो गया। ये यहाँ पे आपने एनर्जी रिक्वायरमेंट की से पूरी की रिएक्शन को फास्ट कर दिया,
और यहाँ पे क्या किया एंजाइम ने, इसको इस ट्रांजिशन स्टेट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके किया क्या, क्योंकि आप अपने आप को सही जज कर सकते हैं कि हमने कहाँ तक किसी भी चीज़ को अप्लाई किया। देखिए इतना डेप्थ में हम लोगों ने पढ़ा है ना, चीज़ों को बहुत सही तरीके से। अब यही तो डिफरेंस आ जाता है व्हेन यू आर बर्निंग अ वुड और अ प्लांट प्रोडक्ट एंड व्हेन यू आर यूटिलाइजिंग इन योर बॉडी। यहीं से बात समझ में आ जा रही है कि यहाँ पे एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हैं, या तो ऐसे लिख लीजिए, एक्सटर्नल एनर्जी देने पर काइनेटिक एनर्जी और वो सारी कहानी हो रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेन यू आर कंज्यूमिंग इट, एंजाइम आर यूटिलाइजिंग इट, देन what they are doing, they are decreasing the एक्टिवेशन एनर्जी। वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहे हैं। फिर एक्टिवेशन एनर्जी को कम क्यों कर रहे हैं, देन वी हैव टॉक्ड ऑलमोस्ट द होल स्टोरी, जितना सब कुछ फिर हम लोगों ने पढ़ा है अबाउट एक्टिव साइड, अबाउट को फैक्टर्स, देन अबाउट बाइंडिंग एनर्जी, देन अबाउट ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइजेशन, ग्राउंड स्टेट डीस्टेबलाइजेशन। अब जैसे ये सब टर्म्स हैं, है ना, एट फर्स्ट आपको लगेगा सब कुछ समझ में आ गया, बट वो स्टेटमेंट्स होते हैं जहाँ पे आप आराम से कंफ्यूज हो जाएंगे। ग्राउंड स्टेट डीस्टेबलाइजेशन, अब कहीं पर आपने गलती से ग्राउंड स्टेट स्टेबलाइजेशन देख रहे हैं या ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइजेशन, ये सभी वर्ड्स को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारी कहानी यहाँ क्या कर रही है, जब भी ये एक्टिवेशन, lowering of activation energy is not just a simple statement, it's a whole chapter you can say। जैसे ही lowering of activation energy आई, सारी बात रिकॉल हो जानी चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द कोफैक्टर टिल द स्ट्रेन इफेक्ट, ठीक। सो ये सब ध्यान में रखना है, क्योंकि स्टेटमेंट आपको कभी भी कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे भाई एक्टिवेशन एनर्जी कम होने के साथ साथ हमको यहाँ पर पहुँचाना भी है, ये चीज़ बिल्कुल नहीं भूलना है। यहाँ पहुँचाने के लिए क्या कहानी करनी है, ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करना है। उसमें कौन मदद कर रहा है, उसमें भी यही सब कहानी है। लोअरिंग में कौन मदद कर रहा है, इसमें भी वही सारी बातें हैं। देन हाउ यू रिलेटेड, ये आपकी अपनी टाइमिंग होगी।